तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, इस प्रकार से अब हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत जो बाह्य कारक है उसको हम लोग दो अलग अलग क्लास में क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और आंतरिक कारक के अंदर यही ही एक पहला और लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि इसके अंतर्गत आता है क्लोरोफिल, जीवद्रव्य और भोज्य पदार्थों का संचय। तो इन तीनों पॉइंटों के माध्यम से किस प्रकार से जो प्रकाश संश्लेषण है वह प्रभावित होता है, चलिए इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो तीनों पॉइंट हैं आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं, आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अर्थात क्या होता है, हरित लवक होता है। इसकी इंग्लिश में नाम क्या है, क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही होता है, क्योंकि इसी के अंदर क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, हरित लवक वर्णक पाया जाता है। तो इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर ही जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह इसी की उपस्थिति के कारण ही होता है। अधिकतर जीवाणु कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जीवाणु और कवक में क्लोरोफिल जो है वह नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये किस में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं। इतना क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अतः इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा घटा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी भी आ सकती है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से जो क्लोरोफिल है वह प्रकाश संश्लेषण की दर को, उसके क्रिया को प्रभावित करने में क्या करती है, यहाँ पर करती है। चलिए दूसरा देखेंगे, जीवद्रव्य। दूसरा क्या है, जीवद्रव्य। जीवद्रव्य क्या होता है, तो जीवद्रव्य में एंजाइम्स पाए जाते हैं। जीवद्रव्य में क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। ये मान लेते हैं कोशिका है, उसका केंद्रक होता है। अब चारों तरफ जितने भी उपस्थित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। इतना क्लियर। तो जीवद्रव्य में एंजाइम पाए जाते हैं, इसी के अंदर एंजाइम भी पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होता है। ये जो एंजाइम है, ये जो कहाँ लिखा है, ये एंजाइम है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक होते हैं। नवनिर्मित पत्तियों में, नवनिर्मित अर्थात जो नया निर्माण हुआ पत्ती है, जो नया पनपा हुआ पत्ती है, उनमें कोशिका द्रव्य अधिक सक्रिय होता है। अर्थात कोशिका जो द्रव्य है वह अधिक सक्रिय अर्थात काम करने योग्य होता है, जिसमें एंजाइम की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण अधिक तीव्रता से होता है। आगे पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार फिर से पढ़ेंगे। इसके विपरीत पुरानी पत्तियों में जीवद्रव्य सक्रिय नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ध्यान से समझेंगे। जीवद्रव्य में एंजाइम पाया जाता है जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक होता है। इतना बात क्लियर हुआ। आगे क्या बोला गया, नवनिर्मित पत्तियों में अर्थात जो नया निर्माण हुआ पत्ती है उनमें कोशिका द्रव्य अधिक सक्रिय होता है, अधिक कार्य करने योग्य होता है, जिसमें एंजाइम की क्रिया द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी अधिक तीव्रता से होता है। और जैसे इसके विपरीत पुराने पत्तियों में जीवद्रव्य सक्रिय नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, क्रिया की जो दर है वह घट जाती है। इतना बात क्लियर। चलिए तीसरा देख लेंगे। तीसरा क्या है, भोज्य पदार्थों का संचय। भोज्य पदार्थों का संचय अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने वाली सेल अर्थात जो कोशिका है उनमें निरंतर भोज्य पदार्थ का निर्माण होता रहता है। क्या बोला गया, जो प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो सेल है, कोशिकाएं हैं, उनमें निरंतर ही भोज्य का निर्माण या फिर भोजन का निर्माण होते रहता है। उसके बाद ये जो भोज्य पदार्थ हैं वो पत्तियों में अन्य भाग तक पहुंचते हैं, अर्थात पत्तियों द्वारा उसको अन्य भागों तक पहुंचा दिया जाता है। यदि वे भोज्य पदार्थ एक जगह एकत्रित होते रहते तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती, घट जाती। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर, क्या बोला गया, ध्यान देंगे। जहां पर प्रकाश संश्लेषण होती है वो सेल में निरंतर क्या बनता है, भोजन बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही पादप भोजन का निर्माण करता है।
तो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। तो क्या हो गया देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण करने वाली सेल में निरंतर भोज्य पदार्थ का निर्माण होते रहता है, उसी कोशिका में निरंतर भोज्य पदार्थों का निर्माण होते रहता है और उसको पत्तियों से पूरे पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है, जड़ तक, तना तक, यहाँ तक पहुंचाया जाता है। इतना बात क्लियर। अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचाया जाता तो वो एक ही स्थान पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता और प्रकाश संश्लेषण की दर भी घट जाता है। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से क्लास में प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले हम लोग आंतरिक कारक भी देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।